Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 साइकोलॉजी के जो चैप्टर 2 है सेल्फ एंड पर्सनालिटी, उस चैप्टर के जितने भी रिव्यू क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। और इसके पहले हमने चैप्टर 1 करा है और साथ में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि कॉन्सेप्ट बुक सीरीज़ नाम के एक सीरीज़ में मैं कराती हूँ, उनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। सारे प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, तो आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट करना। सो दैट्स ऑल, हम लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सेल्फ, हाउ डज द इंडियन नोशन ऑफ सेल्फ डिफर फ्रॉम वेस्टर्न नोशन। तो सबसे पहला है कि सेल्फ क्या है और जो इंडियन सेल्फ का जो नोशन है और जो वेस्टर्न सेल्फ का जो नोशन है उनमें डिफरेंसेस क्या है। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ूंगी और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं चाहूँगी कि बहुत कम में, बहुत शॉर्ट टाइम में मैं कंप्लीट कर दूँ ताकि आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। The self refers to an individual's perception of their own identity, encompassing thoughts, feelings, and experiences that define who they are. तो सेल्फ का मतलब होता है किसी एक का अपने आइडेंटिटी, अपने थॉट्स, अपनी जो फीलिंग्स है और जो एक्सपीरियंस है, उन सब के बेसिस पे उनका खुद के बारे में क्या एक परसेप्शन रहता है ना। कि मेरे जो थॉट्स हैं मैं इस तरीके से सोचती हूँ, मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस टाइम पे, और ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं ये काम करता हूँ, मेरे जो कैरेक्टर्स है उनमें ये चीज़ें हैं। इस तरीके का करके हमारे खुद में, मतलब खुद का जो खुद के लिए एक नज़रिया होता है उसको हम कहते हैं सेल्फ। ओके, अब हम देखते हैं इंडियन नोशन ऑफ सेल्फ क्या कहता है। So, in the Indian notion of self, there is a strong emphasis on the interconnectedness of individual with their community and the universe, often viewing the self as a part of a larger whole, as the concept of Atman in Hindu philosophy. तो जो इंडियन जो सेल्फ का कॉन्टेक्ट मतलब कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि अपने जो सेल्फ है उसका बहुत हद तक कनेक्शन होता है, एक कम्युनिटी बेस्ड कनेक्शन होता है कि कम्युनिटी बेस्ड, यूनिवर्स के बेस्ड, और हमारे जो यूनिवर्स है, जो गॉड है, जो रिलीजियन है, इन सब के बेसिस पे बहुत ज़्यादा एक देखा जाता है। और ऐसा जैसे यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा समझा जाता है कि हमारा जो सेल्फ है ये एक बहुत ही लार्ज होल कुछ है, बहुत बड़ा कुछ है और उसका एक पार्ट है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक है परमात्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई है सारी आत्माएं। तो ये जो यहाँ पे कहा है कि हिंदू फिलॉसफी में जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है कि हम सब क्या है, एक एक सोल है, एक एक आत्मा है, और हमारे ऊपर जो है वो है हमारे परमात्मा है, परमपिता कोई है। ओके, तो ये है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। और वेस्टर्न में क्या है, वेस्टर्न नोशन ऑफ सेल्फ टेंड्स टू एम्फसाइज इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ऑटोनॉमी एंड पर्सनल अचीवमेंट, ऑफन वीविंग द सेल्फ एज एन सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। बट जो वेस्टर्न में जो अपना अपना है ना, वो खुद का खुद देखते हैं। इट्स लाइक कि तुम्हारी खुद की इंडिविजुअलिटी ही तुम्हारी सेल्फ है, तुम्हारा जो पर्सनल अचीवमेंट है, पर्सनल फेलियर है, वही तुम हो। मतलब तुम्हारे एक्शंस जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा सेल्फ क्या है। और वहाँ पे इंडिविजुअलिटी जो अपना खुद का है ना, उसको बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है। ओके, और यहाँ पे मेजर डिफरेंस अगर देखोगे तो जो इंडिया में है वहाँ पे कल्चरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। कलेक्टिविज्म मतलब कलेक्टिव करके कम्युनिटी बेस्ड कुछ सोचा जाता है, जबकि वेस्टर्न में ये जो पर्सपेक्टिव है वो इंडिविजुअलिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओ, है ना। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ मेंट बाय डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन एंड व्हाई इज इट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर एडल्ट डेवलपमेंट। So, the delay of gratification refers to the ability to postpone immediate rewards in favor of more significant long term benefits. तो हम अक्सर
ऐसा कहते हैं, आपने ऐसा सुना होगा कि एक बड़ी वाली कुछ खुशी के लिए छोटे 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 जो टेम्पररी जो मज़े होते हैं, जो फन होते हैं, उनको हम कट कर देते हैं या फिर उनको हम नहीं करते। जैसे मानो बहुत ही सिंपल सा है, अभी आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपको पता है कि बोर्ड में अच्छा रिजल्ट आएगा तो ये लॉन्ग टर्म में मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए शायद अभी जो शादियों का सीज़न चल रहा है, एक आध शादी होगी जहाँ पे आप शायद नहीं जाओगे, तो वो शादी में जाना आपके लिए एक टेम्पररी सा फन है, एक मज़ा है, बट आपने उसको कट ऑफ किया ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप लॉन्ग टर्म में अच्छा करो। तो यही है, और ये एडल्ट में होती है, और इससे क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होते हैं, हमारे में सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है। जैसे आप अभी 18 ईयर्स, ऑलमोस्ट 18-19 के होने जा रहे हो, तो आप अभी एडल्ट हो रहे हो ना, तो आपको ये पता चल रहा है कि अब मैंने अगर शादी स्किप करके पढ़ाई की तो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा, ये अच्छा है। तो ये एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट है वही है डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन, कि आपका जो ग्रेटिफिकेशन है उसको आप डिले कर रहे हो। ओके, बट थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते क्या लिखा है। सो द कॉन्सेप्ट इज क्रुशियल फॉर एडल्ट डेवलपमेंट एज इट इज एसोसिएटेड विथ सेल्फ कंट्रोल, इम्पल्स रेगुलेशन एंड द एबिलिटी टू प्लान फॉर फ्यूचर। तो ये सेल्फ कंट्रोल में बहुत मायने रखता है। फिर इम्पल्स रेगुलेशन, हमारे जो इम्पल्स है उनको हम रेगुलेट कर सकते हैं, और द एबिलिटी टू प्लान फॉर फ्यूचर, और हम फ्यूचर के लिए प्लान बना सकते हैं अच्छे से। Research has shown that individuals who can delay gratification tend to have a better life outcomes, including higher academic achievement, better emotional regulation, and improved social relationships. This ability is linked to overall psychological well-being and success in various domains. तो इससे आपके जो साइकोलॉजिकली वेलबींग बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत सारे डोमेन्स है लाइफ के जहाँ पे आप सक्सेस अचीव करने में आपको हेल्प करता है। और इससे क्या होता है कि आपके बहुत बार क्या होता है, जैसे एकेडमिक अचीवमेंट आपका अच्छा होता है, इमोशनल रेगुलेशन आपका अच्छा होता है, और आपके जो सोशल रिलेशनशिप्स है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाती है। ओके, तो कॉन्सेप्ट मोटा मोटा आपको बस समझना चाहिए, बाकी चीज़ें तो खैर आपको आ ही जाएगी, आपने पढ़ा है, उतना कुछ वो है नहीं। सो अब तक हमने सेल्फ देखा, चैप्टर का नाम है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। अब हम देखते हैं पर्सनालिटी, अब हम आ गए। So, how do you define personality? So, personality defined as the unique and relatively stable pattern of thoughts, feelings, and behaviors that characterize an individual. Okay, तो पर्सनालिटी होता है कि जो एक इंसान में एक थॉट पैटर्न होता है, एक तरीके का होता है कि ये इंसान ऐसा फील करता है, या फिर कुछ सेट ऑफ बिहेवियर्स होता है, और कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जो सारे मिलके क्या होती है, एक पर्सनालिटी बनती है। तो पर्सनालिटी क्या है? तो पर्सनालिटी है कि एक इंसान के जो थॉट पैटर्न है, जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो बिहेवियर्स है, और इन सारे चीज़ों के वजह से वो इंसान एक और इंसान से यूनिक होता है, अलग होता है, उसी को हम कहते हैं पर्सनालिटी, है ना। अब कहते हैं व्हाट आर द मेन अप्रोचेस टू स्टडी पर्सनालिटी। अब अप्रोचेस क्या है पर्सनालिटी को स्टडी करने का, हम देख लेते हैं वो। अब जो अप्रोचेस है उनको हम अगर देखेंगे तो इसमें सबसे पहला है, एक मिनट इसको थोड़ा सा ये करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है, क्या आता है, ट्रेट अप्रोच, है ना, इसको सिलेक्ट करना होता है। अच्छा हाँ, ये ठीक है। ट्रेट अप्रोच, तो ट्रेट अप्रोच में क्या होता है, फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग इंडिविजुअल पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स। तो ट्रेट्स का मतलब क्या है, ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे जो है हम अलग अलग मतलब इंसान में, या फिर किसी एक इंसान में, उसकी पूरी पर्सनालिटी में कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको देखते हैं, उनको मेजर करते हैं। ओके, फिर हम हमारा जो दूसरा है वो है साइको एनालिटिक अप्रोच। और जहाँ पे साइको एनालिटिक, साइको एनालिसिस ऐसी बातें आएंगी, वहाँ पे फ्रूड भाई साहब नहीं, वो बहुत बड़े साहब है, फ्रियड साहब, वो आएंगे ज़रूर। सो एम्फोसाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस माइंड एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑन पर्सनालिटी। तो ये जो साइको एनालिटिक अप्रोच है, ये देखते हैं कि हमारे में पूरी पर्सनालिटी डेवलप होने में हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है उसका, और हमने बचपन में क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करा है, उसके बेसिस पे हमारे पर्सनालिटी पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, इस अप्रोच के थ्रू हम वही देखते हैं। फिर है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। नाम से पता चल रहा है कि हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, एंड द इनहेरेंट गुडनेस ऑफ इंडिविजुअल, किसी इंसान में
ऐसी होती है कि हमेशा से उसमें ये अच्छाई है, उसके कुछ पर्सनल ग्रोथ उसने करा है, उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस। जैसे कुछ लोग नहीं होते कि मैं बहुत क्लियर हूँ मुझे किस तरीके का पार्टनर लाइफ में चाहिए, मैं बहुत क्लियर हूँ मुझे किस तरीके का कैरियर चाहिए, कैसा काम मेरा हो। तो ऐसी जो अवेयरनेस जिनमें होती है, जो सेल्फ अवेयर होते हैं, उनको हम कहते हैं देयर, उनमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ओके। फिर जो हमारा है बिहेवियरल अप्रोच, नाम से पता लग रहा है कि एग्जामिन्स हाउ पर्सनालिटी इज शेप बाय इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लर्न बिहेवियर्स। कि हमने एनवायरनमेंट, हमारा जो आसपास का माहौल है, वहाँ पे हमारी कैसे इंटरेक्शन हुई और वहाँ से हमने क्या सीखा और हमारे बिहेवियर में क्या झलक रहा है। एंड द लास्ट वन इज कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव का मतलब, जहाँ पे कॉग्निटिव आया है, कॉग्निटिव का मतलब होता है थॉट प्रोसेस, है ना। सो फोकस इज ऑन हाउ थॉट प्रोसेस इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। तो कॉग्निटिव अप्रोच दिखाता है कि हमारी जो सोचने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वहाँ से हमारे पर्सनालिटी और बिहेवियर में क्या क्या इन्फ्लुएंस आता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, हमने ऊपर में ट्रेट अप्रोच देखा, तो अभी हम देखते हैं कि ट्रेट अप्रोच एक्चुअल में है क्या, और ट्रेट अप्रोच और टाइप अप्रोच में डिफरेंसेस क्या है। ओके। So, the trait approach to personality focuses on identifying and measuring specific personality traits that are consistent over time and across situations. तो ये देखो, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि लगातार, है ना। तो ट्रेट अप्रोच ना किसी एक इंसान में उन चीज़ों को, उन पर्टिकुलर ट्रेट्स को, उन पर्टिकुलर बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करता है जो कि कंसिस्टेंटली यानी लगातार उस इंसान में है, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में उसका सेम तरीके का वो कैरेक्टर मेंटेन रहा है कंसिस्टेंटली, उसको ट्रेट अप्रोच देखता है। ट्रेट्स आर सीन एज एंडवेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। और ट्रेट्स वो है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे कुछ भी इंसान का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है ना। इन कॉन्ट्रास्ट अब हम देखते हैं टाइप अप्रोच को। तो टाइप अप्रोच कैटेगराइज इंडिविजुअल्स इनटू डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी टाइप्स बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स। अब ट्रेट अप्रोच देखता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और जो टाइप अप्रोच है वो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इंसान को जज करता है ना। वेल, द ट्रेट अप्रोच रिकॉग्नाइज ए कंटिन्यूम ऑफ ट्रेट, जैसे कि इंट्रोवर्ट है इंसान या फिर एक्सट्रोवर्ट है। The type approach tends to classify individuals into discrete categories. For example, type A or type B personalities. The trait approach is more nuanced, allowing for broader range of individual differences. Okay. तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेट अप्रोच आपका क्या देखता है कि उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो टाइप अप्रोच है वो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ये डिफ्रेंशिएट करता है कि इंसान की किस तरीके की पर्सनालिटी है। ओके। ओके, तो सबसे पहला आप समझो कि सबसे पहला आता है ट्रेट, ट्रेट के बाद आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक के बाद आता है बिहेवियर, और उसके बाद आपकी आती है पर्सनालिटी। नहीं, आप यहाँ पे बिहेवियर भी हटा दो तो आपकी वहाँ पे आएगी पर्सनालिटी। तो ट्रेट अप्रोच देखता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ट्रेट्स है, और वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म होते हैं। और जो टाइप अप्रोच है वो इन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे पर्सनालिटी टाइप को डिसाइड करता है। ओके, बहुत सिंपल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे फिर से फ्रियोड साहब आ गए। तो हाउ डज फ्रियोड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। तो ये एक फिगर एक्चुअल में ऐसे करके है, ये मैं बना एक्चुअली नहीं पा रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे ईड, ईगो और सुपर ईगो करके इन तीनों को लेवल किया जाता है। मैं फोटो आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ एक्चुअल में। ओके, वेट। तो फ्रियोड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी इज बेस्ड ऑन 3 कंपोनेंट्स। सबसे पहला है ईड, ईगो और सुपर ईगो। ये बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, आप लोग आराम से कहीं भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत फेमस है। So the primal instinct of personality that operates on the pleasure principle, seeking immediate gratification of basic drives and desires. तो id क्या है? id बेस्ड है सिंपल प्लेजर प्रिंसिपल पे। प्लेजर मतलब क्या है कि हमें सुख मिले, आनंद मिले, मज़ा आए, उसको हम कहते हैं प्लेजर। सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक ड्राइव्स एंड डिज़ायर्स,
बहुत ही बेसिक सी जो डिज़ायर्स हमें होती हैं कि मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का तो गुलाब जामुन एक खा लेते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं। अभी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रील देख लेते हैं। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हमें मिलता है कि दो रील देख लिया तो अच्छा लगा, या फिर एक गुलाब जामुन खा लिया तो अच्छा लगा। तो ये जो बेसिक जो डिज़ायर पे जो डिपेंड करता है, मतलब हमारी जो इंस्टिंक्ट है जिससे, जो कि प्लेजर पे बेस्ड है, मतलब हमारा इंस्टेंट एक ग्रेटिफिकेशन मिलने का जो एक अर्ज होता है, एक डिज़ायर होता है, वो है इड, है ना, एक कंपोनेंट है। और दूसरा आता है ईगो। ईगो जो है ना, ईगो बेस्ड होता है नॉर्मल, मतलब ईगो है ना, ना इधर का है ना उधर का है। मैं आपको समझाती हूँ। द रेशनल पार्ट ऑफ द meditates the rational part that meditates between the desires of the id and the realities of the external world, operating on the reality principles. This ego helps individual make decision and navigate social norms. और ये जो हमारा ईगो है, ये बेस्ड होता है हमारा जो डिज़ायर्स है, कि मतलब जो हमारे इंट्रूसिव थॉट्स होता है कि कभी कभी हमें कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, हमको मन करता है कि इसका सर फोड़ दूँ, ये आपके मन मन में चल रहा है। बट आपके रियलिटी में ऐसा है कि अगर मैंने इसको कुछ बोला भी तो बहुत गलत हो जाएगा, इधर सर फोड़ना तो दूर की बात है। तो ये जो एक बीच का चीज़ है ना, एक मन में चल रहा है कि सर फोड़ दो, ये हो रहा है आपके ईड, ये प्लेजर पे बेस्ड है। और दूसरा है आपका रियलिटी, आप सोच रहे हो कि नहीं यार, इसको कुछ गलत बोलना सही नहीं है, और सर फोड़ना तो दूर की बात है। तो इन दोनों के बीच में जो क्लैश होता है ना आपका, कि और उस क्लैश के बेसिस पे आप ना इधर के रहते हो, आप ना उधर के रहते हो, और आप कुछ ऐसा करते हो कि जिससे दोनों ही पार्टी सही रहे, दोनों ही दिमाग आपका सही रहे, और आप एक सही डिसीशंस लेते हो सोसाइटल नॉर्म्स के बेसिस पे, वो है ईगो। और फिर आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो बहुत ही अच्छा कुछ है, द मोरल कंपोनेंट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा मोरल कंपोनेंट होता है, जहाँ पे आप सोसाइटल वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को बहुत ध्यान देते हो, एंड गाइड्स बिहेवियर एंड इम्पोजेस गिल्ट फॉर रॉन्ग डूइंग। और यहाँ पे आपको कुछ भी आप अगर गलत करते हो, रॉन्ग डूइंग करते हो, तो इसके लिए आपको गिल्ट होता है। द सुपर ईगो स्ट्राइव्स फॉर परफेक्शन एंड जज एक्शंस बेस्ड ऑन मोरल स्टैंडर्ड्स। तो जो आपका सुपर ईगो है वो मोरल स्टैंडर्ड के बेस पे होता है, और जहाँ पे आपको गिल्ट होता है अगर आपने कुछ गलत कर दिया। तो समझ गए ना कि ईड होता है कि प्लेजर पे बेस्ड है, कि मेरा को ये करने का मन कर रहा है, मैं ये करूँगा। और आपका सुपर ईगो कह रहा है कि नहीं, ये नहीं कर सकते, ये गलत है, ये अगर करूँगा तो गिल्ट होगा, गलत होगा, ये सोसाइटी के जो रूल्स है उनके अगेंस्ट है। और जो आपका ईगो है वो ना इधर का है ना उधर का है, ये बीच का है, और इसके बेसिस पे आप एक अच्छा और सही डिसीजन लेते हो। ओके, अब हमारा है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न हमसे पूछता है, हाउ वुड हॉर्नेज एक्सप्लेनेशन ऑफ डिप्रेशन बी डिफरेंट फ्रॉम एल्फ्रेड एडलर। तो एक हमारे हैं व्यक्ति जिनका नाम है करन हॉर्ने, और दूसरे एक जन और है जिनका नाम है एल्फ्रेड एडलर। तो इन दोनों ने डिप्रेशन के राउंड अपनी कुछ रिसर्च करी थी। तो अब हमें देखना है कि इनका जो रिसर्च का डिप्रेशन के राउंड जो डेफिनेशन है, या फिर जो मतलब एक्सप्लेनेशन है, वो अल्फ्रेड एडलर जी से कैसे डिफरेंट है। तो जो करन हॉर्ने है ये सोचती है कि हमारा जो डिप्रेशन है इसका कारण होता है, या फिर डिप्रेस्ड होने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब किसी एक इंसान के दूसरे इंसानों के साथ कैसा रिलेशनशिप है, उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल। और वही उसका खुद के साथ खुद का कैसा रिलेशनशिप है, उसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। आई होप आप लोगों को ये पता होगा, नहीं पता है तो अभी समझ लीजिए। तो इंटर मतलब दूसरों के साथ, और इंट्रा मतलब खुद के साथ। ओके, एंड इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल प्रेशर ऑन मेंटल हेल्थ। और इसकी वजह से जो बहुत सारे सोसाइटल प्रेशर्स बनते हैं, क्योंकि जब आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप की बात आती है तो ऑफ कोर्स सोसाइटी की बात आएगी, और वहाँ से कुछ ना कुछ सोसाइटल प्रेशर महसूस होगा आपको। मानो आप थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट हो, सोशली ऑकवर्ड हो, लोगों से बात करना आता नहीं है, पसंद नहीं करते हो, और आपको ज़बरदस्ती एक शादी में लेके गए हैं आपके घर वाले, तो वहाँ पे आप उस माहौल में फिट बैठने के लिए
स्ट्रगल कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपके जो सोसाइटल प्रेशर महसूस हो रहा है और आपके मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है, और इसकी वजह से आप क्या हो रहे हो, डिप्रेशन का महसूस कर रहे हो। ओके। और ये और विश्वास ये करती है, शी बिलीव दैट फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एंड एंजाइटी स्टेमिंग फ्रॉम अनमेट नीड्स फॉर लव एंड सिक्योरिटी कुड लीड टू डिप्रेशन। इनएडिक्वेसी का मतलब होता है लैक, माने किसी चीज़ का ना होना। ओके। तो जब हमारे जीवन में जो प्यार और जो सिक्योरिटी की लैक होती है, यानी जब हमारे लाइफ में लव नहीं होता है, सिक्योरिटी नहीं होती है, सिक्योरिटी का मतलब होता है इमोशनल सिक्योरिटी, हमारा किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता है, इमोशनल बॉन्ड नहीं होता है, तो इन सब के कारण क्या होता है, हम जो है हमारे बहुत सारे ऐसे नीड्स होते हैं जो अनमेट होते हैं, यानी वो पूरे नहीं हो पाते, एंड दैट्स व्हाई वी फील डिप्रेस। ओके। अब हम देखते हैं अल्फ्रेड एडलर जी क्या कहते हैं। अल्फ्रेड एडलर जी कहते हैं कि जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी है ना, इसके वजह से हम डिप्रेस्ड होते हैं। सुपीरियर यानी ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा है, और इन्फीरियर यानी जिसके पास थोड़े बहुत कम है ना। Okay, so he posited that feeling of inferiority could lead to compensatory behaviors, and when individual fail to overcome these feelings, it may result in depression. तो जब हमें इन्फीरियर की फीलिंग होती है, इन्फीरियरिटी की फीलिंग होती है, हमें लगता है कि सामने वाला जो बंदा है या फिर कोई ऐसा है जो हमसे सुपीरियर है, यानी हमसे आगे है किसी भी चीज़ में ज़िंदगी में, तो वहाँ पे हमें हमें एक वो कंपेंसेशन करने का एक बिहेवियर, एक अर्ज हमारे अंदर होता है कि हम भी वो करें ताकि हम उसके लेवल पे पहुँचे, कुछ ऐसा करें कि उसके लेवल पे पहुँचे, उससे बराबरी करें। और जब हम इस चीज़ में फेल हो जाते हैं तब हम क्या होते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। दस विल हॉर्नेज अप्रोच इज मोर रैशनल एंड फोकस्ड ऑन सोशल फैक्टर्स। एडलर्स एक्सप्लेनेशन सेंटर्स ऑन इंडिविजुअल फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी एंड द ड्राइव फॉर पर्सनल अचीवमेंट। तो जो हॉर्ने जी का जो डिप्रेशन के अराउंड कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी के अराउंड मतलब सेंटर है, और जो एल्फ्रेड जी का है, एल्फ्रेड एडलर जी का है, उनका होता है खुद का पर्सनल अचीवमेंट के अराउंड रिवॉल्व करता है। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। मैंने शायद 6 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, बट मैं चाहती हूँ कि एक क्वेश्चन के अराउंड और कितनी भी कॉन्सेप्ट आ जाए वो सब आप लोग समझो, और छोड़ना मत कुछ भी, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना। आपको थोड़ा बहुत, आप अभी सीख रहे हो, आपने पहले बहुत कुछ सीखा है, और सब मिला के आपने पूरा सीखा है, आप पूरा सब कुछ जानते हो, आपको अच्छे से लिखना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ द मेन प्रोपोजिशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी, एंड व्हाट डिड मास्लो मेन बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मास्लो का जो पिरामिड है वहाँ पे सबसे ऊपर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और इसमें जो एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होता है पर्सनालिटी का, उसका क्या प्रोपोजिशन है, यानी उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वही देखेंगे, है ना। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनालिटी एम्फसाइजेज द इनहेरेंट गुडनेस ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। तो जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी होता है वो इस चीज़ पे जोर डालता है कि किसी इंसान में उसकी इनहेरेंट क्या क्या अच्छाई है। इनहेरेंट मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमेशा से जन्मसिद्ध से होता है कि जन्म से क्या क्या अच्छाई उस इंडिविजुअल में है, मतलब ह्यूमनिस्टिक, मतलब हम उसको कैसे बोले, जैसे एक होता है ना मानविकता, तो उसमें वो ह्यूमैनिटी, हाँ ह्यूमैनिटी, मुझे वो नहीं आ रहा था वर्ड। तो जो ह्यूमैनिटी के राउंड वो कितना ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक है, कितनी ह्यूमैनिटी उस इंसान में है, कितनी अच्छाई उस इंसान में है, एंड उस इंसान में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो पर्सनल ग्रोथ अच्छे से कर पाए, और ख़ुद की जो एक सेल्फ फुलफिलमेंट होता है कि अपने अंदर जो एक शांति का महसूस होता है, एक फुलफिलमेंट, एक सेटिस्फेक्शन, एक कॉन्टेंटमेंट का जो फीलिंग है वो इसमें कितना ज़्यादा है। इट फोकसेस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। और ये जो किस चीज़ पे फोकस करता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है कि इंसान के सेल्फ के बारे में जो आइडियाज़ है वो कितना मतलब अच्छा है, बुरा है, कैसा है। देन पर्सनल वैल्यूज़, इंसान की कितनी वैल्यूज़ है। कोई इंसान होता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ तो मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं काइंड हूँ तो मैं काइंड हूँ, तो इस तरीके की वैल्यूज़ कैसी होती है, एंड द
परस्यूट ऑफ मीनिंग इन लाइफ। और ऐसे जो अप्रोच है ये एम्फोसिस करता है कि इंसान अपने लाइफ में मीनिंग ढूंढ रहा है कि नहीं, उसके लाइफ में कोई पर्पस है कि नहीं, क्या वो इंसान पर्पस पे काम कर रहा है या फिर कैसे कर रहा है, इन सारी चीज़ों पे। ओके। और यहाँ से कुछ कुछ रिलेटेड आता है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विच रेफर्स टू द रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड द परस्यूट ऑफ पर्सनल ग्रोथ। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी इंसान में उसकी खुद की कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, उस चीज़ का रियलाइजेशन उसमें होना। मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना पोटेंशियल है उस इंसान में, कुछ चीज़ को करने के लिए कितनी कैपेसिटी है, उस चीज़ का रियलाइजेशन उस इंसान में है। उस इंसान में सेल्फ फुलफिलमेंट है, यानी वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, अपने ज़िंदगी से खुश है, सेटिस्फाइड है, और साथ में वो पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं अपना। अगर कोई इंसान इन सारी चीज़ों पे, इन सारे क्या कहते हैं पहलू है ज़िंदगी के, इनमें काम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे उस इंसान में जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। ओके। सो अकॉर्डिंग टू मास्लो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। और ये मैंने कहा ना, सबसे ऊपर आता है, यानी दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वेयर individuals strive to become the best version of themselves and achieve their unique capabilities। और इस फेज में या फिर इस लेवल पे, इस लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में एक इंसान जो है स्ट्राइव करता है, यानी फाइट मारता है अपने बेस्ट वर्जन बनने के लिए, और साथ में अपनी जो यूनिक कैपेबिलिटीज़ है, जो पोटेंशियल है, उसके एकदम से हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने की। ओके। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछता है, डिस्कस द मेन ऑब्जर्वेशनल मेथड्स यूज्ड इन पर्सनालिटी असेसमेंट, व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस यूजिंग दिस मेथड्स। तो पहले बोला है कि ऑब्जर्वेशनल मेथड्स में, मतलब पर्सनालिटी को असेस करने के लिए जो जो ऑब्जर्वेशनल मेथड्स है वो बताओ, और फिर पूछा है कि इन प्रॉब्लम्स, इन मेथड्स को यूज़ करने में हमें कौन सी परेशानी आती है, क्या प्रॉब्लम आता है। तो ये जो मेथड्स है ना, बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे आपको नाम से पता चल जाता है ना। तो सबसे पहला है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो पता चल रहा है कि इंडिविजुअल इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट टू एसेस बिहेव इन देयर रियल लाइफ सिचुएशन। कि हम अगर किसी इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसका जैसा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसी में हम उसको देख रहे हैं, मतलब उसमें कोई आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है और एक्स्ट्रा कुछ डाला नहीं है, कोई सिनारियो नहीं है, वो एज़ यूजुअल जैसा रहता है डेली लाइफ में वैसे हम उसको देखते हैं और फिर वहाँ से अपनी कंक्लूजन निकालते हैं। फिर है कंट्रोल। तो कंट्रोल में वही आर्टिफिशियल कुछ आता है कि आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, है ना। जैसे मानो ये बहुत बार होता है कि जैसे जो बहुत ऐसे मानो कि ड्रग एडिक्ट्स वाले हैं, तो उनका यूजुअल स्टेट क्या होता है कि वो लोग ड्रग्स लेते हैं और ऐसे मतलब नशे में पड़े रहते हैं, या फिर कोई ऐसा है जो दारू पी के एकदम नशे में रहता है। तो वहाँ पे अगर आपने एक दिन ऐसा शाम को हुआ कि आपने उसको ड्रग्स लेने नहीं दिया, या फिर आपने उसको जो नशा, वो शराब जो पीता है उसको पीने नहीं दिया, तो वहाँ पे आपने क्या किया, उसके जो सिचुएशन है उसको आपने कंट्रोल किया। और वहाँ पे उसका क्या बिहेवियर होता है कि जो इंसान हर दिन ऐसे शराब पीता है, उसको अगर एक दिन शराब नहीं मिला, वो पिया नहीं, तो उसका कैसा बिहेवियर है, उसको आप जब देखोगे अपने कंट्रोल को, कंड्यूसिंग ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट, वह स्पेसिफिक बिहेवियर्स कैन बी एलिसिटेड एंड रिकॉर्डेड, और वहाँ पे आप उसका स्पेसिफिक बिहेवियर देखोगे। इसको अगर आप बायोलॉजी में देखोगे तो वहाँ पे जो इंसान जो सिम्टम्स दिखाते हैं उनको हम कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, है ना। ये आपने क्लास 12 साइकोलॉजी नहीं, क्लास 12 की बायोलॉजी में आप पढ़ोगे विड्रॉल सिम्टम्स। मतलब कोई भी, जैसे ये आपने वो जो ऐसे सेंटर वगैरह नहीं होते जहाँ पे वो एडिक्ट्स वगैरह को लाया जाता है, तो वहाँ पे इस प्रोग्राम का या फिर इस टेक्निक का वहाँ बहुत यूज़ होता है कि उनको हम कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, है ना। ओके। और दूसरा है पार्टिसिपेंट बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो खुद जिस ग्रुप को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ के एक पार्ट बन जाता है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और फिर उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनके बिहेवियर को नोट करते हैं। ओके, बस हो गया। और फिर आता है कि प्रॉब्लम क्या है भाई इसमें। अभी ये 3 मेथड्स है, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जर्वर बायस, कि जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके मन में कुछ बायस होगा।
वो पहले से उसके कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे, उसका कुछ सोच रहा होगा. सो द पर्सनल बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑब्जर्वर कैन इन्फ्लुएंस देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर. तो हो सकता है जो एक्चुअल में हो रहा है उसको ना सोच के वो ऑब्जर्वर खुद से कुछ इंटरप्रेट कर रहा है कि यार इस इंसान ने ऐसे बिहेव किया. तो नॉर्मली क्या देखेंगे कि इस इंसान ने ऐसे बिहेव किया और उसके बेसिस पे हम कुछ नोट करेंगे. बट ऑब्जर्वर के मन में होगा कि यार इस इंसान ने ऐसे बिहेव करा, कुछ ज़रूर पहले हुआ होगा या फिर इसका ऐसे एक्सपीरियंस रहा होगा, ऐसा सिचुएशन रहा होगा. तो वहाँ पे क्या होता है, बायस आ जाता है. ओके. फिर है लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी. इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन may नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव और टाइपिकल बिहेवियर इफ कंडक्टेड इन आर्टिफिशियल सेटिंग विथ स्पेसिफिक और विथ स्पेसिफिक ग्रुप्स. तो जो जनरलाइजेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सिचुएशन है या फिर जो एनवायरनमेंट है, अगर हम उसको आर्टिफिशियल कर देते हैं जैसे कि कंट्रोल्ड जो मेथड है, तो वहाँ पे जो बिहेवियर एक्चुअल में होना चाहिए किसी का वो चेंज हो जाता है. है ना. जैसे नॉर्मली मानो मैं गांव से हूँ, मैं गांव में एक तरीके से रहती हूँ, तो मुझे अगर कोई ऑब्जर्व करेगा तो नॉर्मल सी मैं रहूँगी. अगर मुझे शहर में डाला है, किसी फ्लैट वगैरह में डाला है, मतलब डाला है नहीं मतलब रहने के लिए दिया है, तो वहाँ पे मेरा जो बिहेवियर है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा. तो वहाँ पे अगर कोई मुझे ऑब्जर्व करेगा उसको लगेगा अरे मैं तो ऐसी हूँ. बट गांव में जैसे मेरे घर है, जो भी चीज़ें हैं, वो उधर मेरा रहने का जो तौर तरीका है वो अलग है. ओके. और फिर है सब्जेक्टिविटी. सो द इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर में वेरी बिटवीन ऑब्जर्वर लीडिंग टू इनकॉन्सिस्टेंसीज इन असेसमेंट. और अब ऑब्जर्व करने के लिए कि कोई एक बंदा तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, है ना. तो सबका जो सब्जेक्टिविटी है, सबका जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग होगा, तो इससे जो रिजल्ट है उसमें इनकन्सिस्टेंसीज आ सकती है. ओके. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है कि what is meant by structured personality test and what are the two most widely used structured personality test. तो structured personality test क्या है और दो टेस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है. तो MMPI एक है और MBTI एक है. ओके. ओके. तो अब है स्ट्रक्चर पर्सनालिटी टेस्ट क्या है. स्टैंडर्डाइज असेसमेंट दैट यूज स्पेसिफिक क्वेश्चंस और स्टेटमेंट टू मेजर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी. तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं और एक मेजरमेंट होता है, एक मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं और स्टेटमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम किसी के पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं उनको मेजर करते हैं. ओके. और ये जो टेस्ट है इनके जो रिस्पॉन्सेज है वो बहुत ही सेट होते हैं, अलाउइंग फॉर ईजियर स्कोरिंग एंड कंपेरिजन अकॉर्डिंग टू अक्रॉस इंडिविजुअल्स. मतलब सेट होता है जैसे कि आप किस तरीके के पर्सन हैं. तो या तो ऑप्शन में इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा या फिर एम्बीवर्ट होगा, है ना. तो यहाँ पे आप इन तीनों के अलावा कुछ और आप नहीं सोच सकते. क्या आपको गुस्सा आता है, यस होगा एंग्री इंसान और काम इंसान ऐसे होगा. तो या तो आप एंग्री इंसान है या फिर आप काम इंसान है, या तो आपको गुस्सा आता है या तो आप शांत रहते हैं. तो ऐसे होता है. तो इससे बहुत ईजी होता है कि या तो ये है नहीं तो ये है, तो ये डिसाइड करने में ईजी होता है ना. ओके. फिर दो टेस्ट है, एक है MMPI comprehensive टेस्ट यूज टू एसेस पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड साइकोपैथोलॉजी. तो इससे जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं उसको हम एसेस करते हैं और साइकोपैथोलॉजी की जो चीज़ें हैं उनको एसेस करते हैं. साइकोलोपैथोलॉजी मतलब साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर्स है वो. और फिर है MBTI, ए पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट assessment that categorize individual into different personality types based on preference इन 4 डायकोटोमीज, जैसे कि इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन. जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ना, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ये सारी चीज़ें. तो MBTI क्या होता है कि जहाँ पे आपके जो ट्रेड्स है, जो कैरेक्टर्स है, इनके बेसिस पे आपकी जो पर्सनालिटी की टाइप है उसको हम डिसाइड करते हैं. तो पहला MMPI से हम डिसाइड करते हैं कि आप में पर्सनालिटी ट्रेड्स क्या है ना. और आप में साइकोपैथोलॉजी यानी कोई मेंटल डिसऑर्डर अगर है, कोई मानसिक बीमारी अगर है किसी को, वो हम देखते हैं. और दूसरा है MBTI से हम पता लगाते हैं पर्सनालिटी की टाइप कैसी है. क्या ये इंसान एक्सट्रोवर्ट है, ज़्यादा बात करता है, या फिर इंट्रोवर्ट है, थोड़ा घुलने मिलने में वक्त लगता है, अपने में रहता है, ऐसे. ओके. और फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है. इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और हमारा ये लेक्चर ख़त्म होने वाला है. तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमसे पूछता है
कि एक्सप्लेन हाउ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एसेस पर्सनालिटी, जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है वो कैसे पर्सनालिटी को एसेस करते हैं, एंड विच प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी आर वाइडली यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, और कौन सा टेस्ट है जिससे जो साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक assess personality by presentation individual with ambiguous stimuli such as images or words and asking them to respond in a way that reveals their thoughts, feelings and underlying motivations। तो देखो, नाम से पता लग रहा है, देखो मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपकी जो वर्ड की वोकाबुलरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नाम से हमें बहुत कुछ पता चलता है ना। मतलब आप अगर जो नाम आप अगर आपने पढ़ा और उस वर्ड का अगर इंग्लिश में आपको मतलब पता है ना, तो आप बहुत सोच सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्टिव है, तो प्रोजेक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का प्रोजेक्शन है। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर में कुछ देखते हैं, यानी हमें देखने को मिल रहा है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक माने जहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन हो रहा है, किसी चीज़ का प्रोजेक्शन हो रहा है, और किस चीज़ का, यहाँ पे इमेज का या फिर वर्ड्स का प्रोजेक्शन हो रहा है। मतलब कोई अगर आपको हो सकता है इमेज दिखाया जा रहा है, या फिर कोई आपको लेटर, मतलब लेटर नहीं वर्ड दिखाया जा रहा है, और उसके बेसिस पे आपका क्या रिस्पॉन्ड है, वहाँ से रिवील होता है कि आपके थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, या फिर आपने जो आंसर करा है इसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या है। सो द आइडिया is that individual project their own personality traits onto the ambiguous stimuli, प्रोवाइडिंग इंसाइट इन देयर इनर वर्ल्ड। तो जब आप किसी चीज़, मतलब आप में आपको किसी चीज़ से प्रोजेक्ट, मतलब किसी चीज़ का प्रोजेक्शन आपको दिखाया जाता है, और वहाँ से आपने कुछ उस स्टिमुलाई को देख के आपने जैसा रिस्पॉन्स करा है, उससे आपके इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसका पता हमें लग जाता है। ओके, अब दो टेस्ट हैं। एक होता है रॉसच इंक ब्लॉट टेस्ट। तो इंक ब्लॉट का मतलब क्या है कि जैसे मानो ये पूरा पेपर है, तो यहाँ पे अगर एक जगह पे पूरा ऐसे मतलब रंग लगा हुआ होगा, तो इसको हम कहेंगे कि इंक ब्लॉट, माने इंक का एकदम से ब्लॉट हो गया, ऐसे करके कुछ है। सो इंडिविजुअल इंटरेप्ट So individual interpret a series of ink blots and their responses are analyzed to gain insights into their personality and emotional functioning। तो इंडिविजुअल को बहुत इस तरीके का बहुत सारा सारा इंक ब्लॉट दिखाया जाता है, इनको वो इंटरप्रेट करते हैं, और वहाँ से इनकी पर्सनालिटी और इमोशनल फंक्शनिंग के बारे में पता चल जाता है। और दूसरा है थीमेटिक एपर्सन टेस्ट, थीमेटिक एपर्सन टेस्ट टेट। Participants create stories based on ambiguous pictures, revealing their underlying motives, concerns and feelings. Okay, तो कई बार क्या होता है ना कि मैं ज़्यादा बोलते बोलते ना ऐसे मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत ऐसे गलती हो जाती है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती कि मैं बहुत टाइम बाद पढ़ रही हूँ तो कभी हो जाता है। सो कंसिडर मी और फॉर दैट। तो दूसरा है हमारा टैट। टैट का मतलब होता है कि कोई भी पिक्चर ऐसा दिया होगा, और उससे आप एक कहानी बनाओगे जिससे आपके जो अंडरलाइंग मोटिव्स क्या है, कॉन्सेंस क्या है, फीलिंग्स है, उसका हमें पता लग जाता है। इतना नहीं सोचो, सिंपल जो आपका जो हिंदी में आप पढ़ते नहीं हो चित्र वर्णन, चित्र वर्णन आपने पढ़ा नहीं, अरे ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो रहा है, हाँ चित्र वर्णन जो हमने पढ़ा नहीं वही है जो टैट है। टैट का मतलब होता है चित्र वर्णन। ओके, चित्र वर्णन सिंपल हिंदी में हमने पढ़ा। अगर 11th 12th में हिंदी नहीं है, 9th 10th में तो था, उसमें जो चित्र वर्णन पढ़ा वही है टैट। ओके, अब है हमारा आखिरी क्वेश्चन, और ये हमारा एक एक्चुअली में थीम बेस्ड क्वेश्चन है एक। तो इस क्वेश्चन में कहा है दैट एक लड़का है अरिहंत, और वो बनना चाहता है सिंगर, लेकिन वो बिलोंग करता है एक डॉक्टरों की फैमिली से, उसके फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं। सो दो हिज फैमिली मेम्बर्स क्लेम टू लव हिम बट स्ट्रांगली डिसअप्रूव ऑफ हिज चॉइस ऑफ कैरियर। तो ऑल दो उसके जो परिवार वाले हैं उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी जो डिसीजन है सिंगर बनने की उसको वो लोग अप्रूव नहीं करते हैं। So, using Carl Roger's terminology, describe the attitude shown by Arihan's family। तो आप हमें बताइए कि अरिहंत की जो फैमिली है वो किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, वो किस तरीके का एटीट्यूड दिखा रहे हैं। So, in Carl Roger's terminology, the attitude shown by Arihan's family can be described as conditional positive regard।
तो कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड माने क्या है, मैंने बोला कि आपको कंडीशनल का मतलब पता चलेगा और पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब पता चलेगा तो समझ आ जाएगा। तो कंडीशनल मतलब आपको पॉजिटिवली रिगार्ड किया जाएगा कि आपको प्यार दिया जा रहा है, प्यार दुलार जो भी चाहिए दिया जा रहा है, कुछ भी सामान चाहिए दिया जा रहा है, कुछ भी चीज़ों की कमी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, ये जो चीज़ें हैं मिल रही है ये कंडीशनल है कि आप अगर डॉक्टर बनोगे तो ही हम आपको प्यार करेंगे, ये सारी चीज़ें देंगे। अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहकर अगर आप गाना गाना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है सीन, well, they express love for Arihan. Their disapproval of his career choice indicates that their acceptance and approval are contingent upon him conforming to their expectations, that is, pursuing a career in medicine. यानी अगर आप उनके expectations को confirm करोगे तो ही वो लोग आपको accept करेंगे और approve करेंगे. So, this conditional acceptance can hinder Arihan's self actualization and personal growth, as it may lead him to feel that he must meet external standards rather than following his own passions and desires. तो इससे उस एरिहन की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में और पर्सनल ग्रोथ में मतलब हिंड्रेंस आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, क्योंकि उसको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि अगर मेरे को कुछ चाहिए तो मुझे लोगों की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करनी होंगी। और इस तरीके के जो बच्चे हैं, जो आपने एक टर्म सुना होगा पीपल प्लीजर, पीपल प्लीजर बन जाते हैं बाद में जाके। उनको लगता है कि हम अगर लोगों को प्लीज़ करेंगे हमेशा तो ही लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे। ओके, इसलिए देखना कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, आपको हेल्प नहीं भी चाहिए तब भी आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग यही है। मतलब ऐसी जिनकी कंडीशनिंग होती है ना, आप एडल्ट कैसे बनते हो इसका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप चाइल्डहुड में कैसे रहे हैं, मतलब आपका चाइल्डहुड कैसा था। तो अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और अपडेट्स वगैरह चाहिए, और पीडीएफ जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये भी अगर चाहिए, और इसके पहले जो हमने करा है उनको, तो आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और जो आपको पढ़ा रही है ये प्यारी सी मैम है आपकी, उनका नाम है प्रियशी सूत्रधर। तो अगर आप इनसे भी जुड़ना चाहते हैं, इंस्टा आईडी है इनकी प्रियशी सूत्रधर। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप प्यारा सा कमेंट कर देना और बताना कि क्लासेस आपको कैसे लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए मुझे। और अगर आप कहेंगे तो मैं एक्चुअली मैं सेट कर रही हूँ कि मैं फेस कैम वीडियोस लाऊँ, तो शायद बहुत जल्द हम मिलेंगे फेस टू फेस। और तब आप आपकी जो मैम है प्रेषी सूत्रधर, इनसे सिर्फ इंस्टा पर ही नहीं आमने सामने भी मिल पाएंगे, और हम लाइव वगैरह भी करेंगे तो हम आपसे इंटरेक्ट भी करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा करो लाइफ में, एग्ज़ाम अच्छे से देना और कुछ भी छोड़ना मत। आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो हर एक पॉइंट का आता है।